પીપી સવાણી ગ્રુપ શિક્ષિત અને નિરોગી સમાજના ઘડતર માટે સદાય તત્પર. અલગ અલગ વિસ્તારના 42,000થી વધુ બાળકોને શિક્ષણ આપતા સંકુલના ઘડવૈયા. રાહત દરે સારવાર આપતી હોસ્પિટલના પ્રણેતા. દેહદાન અભિયાન અને ફ્રી ડાયાલિસિસ દ્વારા મેડિકલ ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિકારી જાગૃતિ લાવનાર. વિધવા બહેનોને સામાન્યથી માંડીને બાયપાસ સુધીની મફત મેડિકલ સારવાર આપનાર. $3,900 બાળકોને 10મા ધોરણ સુધી વિદ્યાભ્યાસમાં ફીની સહાય આપનાર. $116 દીકરીઓનું કન્યાદાન કરી પિતૃધર્મ નિભાવનાર. વયોવૃદ્ધ વડીલોમાં પ્રેમ અને હૂંફની લાગણી જન્માવનાર. HIV ગ્રસ્ત બાળકોની જનની. વહુ દીકરીને સમાન ગણી બેટી બચાવવાના શપથ લેવડાવનાર. પીપી સવાણી ગ્રુપ. પ્રેરણા સ્પોન્સર બાય પીપી સવાણી ગ્રુપ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્રેરણામાં આપનું સ્વાગત છે. પ્રેરણા એટલે કે એવો કાર્યક્રમ જેમાં અમે તમારી મુલાકાત એવી વ્યક્તિ સાથે કરાવીએ છીએ જે સમાજમાં હોય ઉદાહરણરૂપ. આજની અમારી આ વ્યક્તિ પણ કંઈક વિશેષ જ છે. આ વ્યક્તિને નાનપણમાં મ્યુઝિક સાથે થઈ ગયો તો પ્રેમ. માતા પિતાએ આ વ્યક્તિની તેના પ્રેમની ઓળખ થઈ ગઈ અને તેને એક સારા મ્યુઝિશિયન બનાવવા માટે કવાયત હાથ ધરી દીધી. પરિણામ સ્વરૂપે આજે બોલિવૂડને એક નવયુવાન મ્યુઝિશિયન મળી ગયા. હું વાત કરું છું રાઘવ સાચનની, કે જેઓ પોલીસ પુત્ર હોવા છતાં પણ તેમનામાં કોઈ પણ પોલીસ પુત્રના ગુણ નથી અને એક વ્યક્તિને બીજા व्यक्ति સાથે जोड़ता संगीतना प्रेमी है. राघव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. राघव जी बॉलीवुड में आए हैं, बॉलीवुड में एक अच्छे म्यूजिशियन की तरह अपनी प्रतिभा बनाए रखे है. लेकिन राघव जी जब म्यूजिशियन बनने की तमन्ना लेके इस वर्ल्ड में आए थे तो सबसे पहले किसने देखा था कि एक अच्छा म्यूजिशियन आपके अंदर है? जी, मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है जो हुआ था जब मैं 4 साल का था. मैंने अपने फादर ने, मॉम डैड ने मुझे सुला दिया और हम सो रहे थे अपने रूम में एंड सडनली मेरे को एक हार्मोनिका की आवाज़ आई. तो मैं बाहर निकला बेड से, मैं गया रूम के अंदर. पापा वाज प्लेइंग द हार्मोनिका टू मॉम और मैंने उनको बोला मुझे दीजिए ज़रा 1 मिनट. तो उन्होंने मुझे दिया और मैंने वही गाना वापस बजा दिया उनको. अब हार्मोनिका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप सीख नहीं सकते, क्योंकि ऐसे कीबोर्ड होता है, गिटार होता है, आपको मैं बता सकता हूँ चलिए ये नोट बजाइए, गिटार पे ये स्ट्रिंग बजाइए. हार्मोनिका इज इनसाइड योर माउथ, तो आप बाय द टाइम वो अंदर है माउथ के अंदर आप बता नहीं सकते कि क्या बजाना है, क्या नहीं बजाना. वेरी डिफिकल्ट. सो एसेंशियली हार्मोनिका अगर कोई आदमी बजा सकता है, दैट्स अ प्योर टेस्ट ऑफ आपका खुद का म्यूजिकल नॉलेज है, एक गॉड गिफ्ट है, एक रिदम नॉलेज है कि नहीं. तो उस वक्त चित्रहार बहुत आया करता था और मैं चित्रहार पे जितने भी गाने आते थे, जैसे मैं सुनता था, आई कुड इमीडिएटली टेक देम आउट ऑन द हार्मोनिका. उसके बाद मैंने एक अपने फादर से डील किया कि मैं आपसे पूरे साल कुछ नहीं मांगूंगा, हर एक बर्थडे पे मुझे अपने पसंद का एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए. क्या बात है. हर एक बर्थडे पे जो मेरे को इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता था मुझे वो मिलता था. मैं पूरे साल उनसे और कुछ मांगता नहीं था. तो ये चलता रहा, ये किस्सा चलता रहा जब तक मैं 18 साल का था. जब मैं उसके बीच में आई डिड माई एजुकेशन इन ट्रिनिटी कॉलेज लंदन, जहाँ पे मैंने डेली स्कूल ऑफ म्यूज़िक से एफिलिएटेड रिकॉर्डर किया, हार्मोनिका किया, फ्लूट किया. उसके बाद मैं जब 18 साल का था तो मैंने बैचलर्स ऑफ म्यूज़िक किया एंड कॉम्पोजिशन एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम मोनाश यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, जो 3 साल का कोर्स था. और उसके बाद में जाके 2003 में बॉम्बे शिफ्ट. नहीं, चलो 18 साल से थोड़ा फ्लैशबैक में आ जाते. कभी पिताजी से ये कहा था कि मुझे बड़ा हो के म्यूजिशियन बनना है?
कभी नहीं, हमेशा ही कहा था। क्या बात है। हमेशा ही कहा था कि ये तो हमेशा ही करना है, म्यूजिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी द फर्स्ट लव। एंड दे वर आल्सो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं मेरे इतने मेडल्स मैंने लिए, इतने गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट्स मुझे मिले कि उन्होंने देखा कि हाँ ये ऐसे ही नहीं है, एवरीबडी सीम्स टू थिंक दैट ये हो रहा है। एक मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का टैग, मैं जब आई थिंक 11 साल का था तब मैंने ड्रम्स और हार्मोनिका साथ में बजाया था। आई गॉट द बेस्ट ड्रमर अवार्ड एट दैट टाइम। सो धीरे धीरे करके वो देखते हैं कि कैसे मेरा इंटरेस्ट लेवल म्यूजिक में बहुत है। चलिए, यहाँ प्रश्न ये आता है, हर पिता ये चाहता है कि उसका पुत्र उसके जैसा हो। जहाँ तक आपके बारे में मेरे पास जानकारी है, आपके पिता पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे, आई थिंक ओडिशा के वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा म्यूजिशियन बन के क्या करोगे, इससे तो अच्छा है ना पुलिस फोर्स ज्वाइन करो ना? कभी आपके पिताजी ने इस तरह का प्रेशर नहीं किया था क्या? नहीं, लकीली आई वाज द लास्ट चाइल्ड। हम मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, तो मेरे को लकीली ऐसा प्रेशर आया नहीं। और वो जानते थे कि मैं एनी विच वेज आई एम वेरी स्टबर्न, कि मैं अगर एक चीज़ ठान चुका हूँ और म्यूज़िक ही करना है तो मैं म्यूज़िक ही करूँगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने रिजल्ट्स नहीं देखे थे म्यूज़िक में, तो मेरे को लकीली कोई ऐसा प्रेशर आया नहीं। इनफैक्ट मैंने उनको ये भी बोला था कि मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है। एंड आप जानते ही हैं सर्विस बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के जाने के लिए देयर इज एन एक्स अमाउंट ऑफ बहुत काफ़ी पैसा लगता है करने में। सो दे हैड टू सेल अ प्रॉपर्टी टू सेंड मी एंड डू द, तो मतलब उन्होंने बहुत हमेशा से ही बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, ऑफ कोर्स काफ़ी लोग होते थे जो बोलते थे कि हाँ ये पढ़ना जा रहा है लेकिन पढ़ाई कर रहा है, और म्यूज़िक कर रहा है लेकिन पढ़ाई क्या कर रहा है। तो वो उनको समझ नहीं आया कि म्यूज़िक ही पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आई एम वन ऑफ द ब्लेस्ड वंस। मेरे को बहुत फैन मेल्स भी आते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि मेरे को सपोर्ट करें। मुझे अब और रियलाइज होता है कि आई हैव बीन वेरी लकी दैट आई हैव हैड सपोर्ट ऑलवेज। नहीं, फिर यहाँ बात ये आती है कि चलिए आप ऑस्ट्रेलिया चले गए म्यूजिक पढ़ने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले इंडिया में म्यूजिक पढ़ने के बारे में जो आप कर रहे थे काम, तो किस तरह से आपका परिवार आपको सहयोग देता था? आपके पिताजी तो पुलिसिंग में बड़े व्यस्त रहते होंगे, तो किस तरह से होता था? मेरा खुद का ही इंटरेस्ट लेवल बहुत था। जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक बर्थडे पे मुझे एक इंस्ट्रूमेंट मिलता था, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज मेक श्योर कि मैं बहुत टाइम निकालूँ उस इंस्ट्रूमेंट को परफेक्ट करने में या बजाने में, और उसमें बहुत टाइम निकलता था मेरा। तो जब ये मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का एक टैग लगा, तो उसके बाद मेरे बहुत सारे इवेंट्स हुए, कॉन्सर्ट्स हुए, जहाँ पे मेरे को बहुत मेडल्स वगैरह मिले, जैसे मैंने बताया। तो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत और छोटू से एक बढ़ावा मिल गया कि ये करना ठीक है। एंड पेरेंट्स ने बहुत हमेशा से ही सपोर्ट किया है और हमेशा से ही करते आए हैं। और जो मेरा एजुकेशन रहा है टिल द टाइम आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, उसके पहले मैं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से ऑलरेडी एजुकेशन कर चुका था और मैं काम भी कर रहा था। मैं बहुत यंग उम्र में काम करना शुरू कर। नहीं, अभी आप कहाँ बूढ़े, अभी आप यंग ही है भाई। फिर भी आई वाज लाइक, आई रिमेंबर माय फर्स्ट पे चेक वाज ऑफ 500 रुपीस, जो मैं 4 साल का था। और वो मुझे याद है बिकॉज मॉम हैड शोन इट टू मी बाद में जाके कि हमने ये फ्रेम करा के रखा है कि तुम्हारे को 500 रुपये मिले थे जब तुम 4 साल के थे, दूरदर्शन पे एक इवेंट पे आने के लिए। तो उसके बाद मैंने बहुत एड्स की। शांतनु मोहित्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रदीप सरकार बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम सब दिल्ली के लोग हैं जिनके साथ मैंने बहुत कोक की एड, पेप्सी की एड, बहुत डिफरेंट मल्टीनेशनल्स की एड्स में मैंने बजाया इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद everything changed to the favor of albums. चलिए, ऑस्ट्रेलिया से म्यूजिक पढ़ कर आप आए 2003 में, सीधा लैंड बॉम्बे किया है आपने? नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली गया था। दिल्ली से मैंने गाड़ी खरीदी और गाड़ी से मैं ड्राइव करके बॉम्बे आया। क्या इसकी क्या वजह थी? क्योंकि चाहता था कि गाड़ी हो हाथ में, और हमेशा से कम्यूट के कि ओके आई हैड ऑलरेडी अर्नड एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी बिफोर आई एक्चुअली केम बैक। तो मैंने हमेशा अपने डैड को बोला था कि ये मैं गाड़ी लेने वाला हूँ एंड दिस आई एम गोइंग टू पे फॉर इट, आई एम गोइंग टू बाय अ गुड कार। एंड आई बॉट द कार और मैं ड्राइव करके बॉम्बे आया सो दैट कम्यूटिंग में प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज मैं जानता था हमेशा कि आप एक जगह रह रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स के लिए बहुत जगहों पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए उस रीज़न की वजह से ये हुआ। और मैंने पूरा लिटरली पूरे गाड़ी को अंदर दुनिया भर का सामान डाल के शिफ्टेड पैक माय बैग्स एंड शिफ्टेड हुआ। चले बॉम्बे के बारे में ऐसा कहा जाता है ये सिर्फ तभी अपनाता है जब आप आपकी भट्टी से निकल जाओ। काफ़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है, लेकिन अब 2003 में जब आए तो आपके पास केवल म्यूजिक का ज्ञान नहीं था और तो कुछ आपका हथियार था ही नहीं। और यहाँ बॉलीवुड के अंदर तो बड़े बड़े म्यूजिशियन बैठे हुए थे, सालों से है, लोगों के माने हुए हैं, जाने हुए हैं। तो इनके बीच राघव ने अपनी जगह कैसे बनाई?
अगेन जो मेरा यूएसपी रहा है बचपन से ही कि मैं मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ। अब मैं 33 इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ और जब मैं आया था तो मेरा एड वर्ल्ड में ऑलरेडी एक कनेक्शन था। जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, प्रदीप सरकार और शांतनु मोहित्रा जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो ऑलरेडी दिल्ली से शिफ्ट हो चुके थे उन 3 सालों में जब मैं ऑस्ट्रेलिया था। तो उन्हीं के साथ सपोर्ट लेके, इनफैक्ट पहले 3 महीने 2 या 3 महीने में शांतनु के साथ ही रहा था। एंड उनके अगेन आई स्टार्टेड ऑफ विद एड्स व्हेन आई केम। तो 2003 से 2006 तक मैंने बहुत एड्स में प्ले किया, जहाँ से ब्रेड एंड बटर एसेंशियली केम फ्रॉम देयर ओनली। फिर जब मैं एक बार बीच में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ ही रहा था तो मैं शुभम मुदगिल जी की एक एल्बम के लिए आया था परफॉर्म करने के लिए। तब HMV में मिस्टर अतुल चोरामनी जो उस वक्त ANR थे, उन्होंने मुझे बोला कि आई वांट टू गिव यू एन ऑफर ऑफ एन एल्बम, एक मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हम एल्बम करेंगे आपके साथ। मैं कभी सिंगर नहीं था, मैं कभी कंपोजर भी नहीं था, मैं खाली एक मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट था उस वक्त। तो मैंने उनको ऑफर लिया। मैंने बोला कि जैसे ही मेरी एजुकेशन खत्म होगी मैं इस ऑफर के हिसाब से आई विल शिफ्ट टू बॉम्बे। एंड माय फर्स्ट एल्बम वाज कॉल्ड रागा फॉर द फर्स्ट टाइम, जो 2003 में रिलीज हुई, जो एक इंस्ट्रूमेंटल एल्बम थी। उसके बाद 2005 में मेरी दूसरी एल्बम रिलीज हुई जिसमें मैंने वोकल्स शुरू किए गाने, जिसका नाम था 24 कैरेट, जो यूनिवर्सल म्यूजिक नहीं, वो काफी चली हुई थी और काफी लोगों के जहन में थी जी। मुझे जरा उस 24 कैरेट के बारे में जरा बताइए डिटेल। 24 कैरेट एक ट्रांसफॉर्मेशन एल्बम थी। अगर आप मेरी फोटोज देखें जो 2003 के एल्बम रागा फॉर द फर्स्ट टाइम में है, तो मैं बहुत अलग दिखता हूँ उसमें। बहुत अभी भी आप बड़े खूब दिखते हैं, 18-19 इयर्स अभी भी बड़े खूब दिखते हैं, अभी भी बड़े खूब दिखते हैं। सो 24 कैरेट में एसेंशियली एक उसके पहले क्लीन शेवन था। 24 कैरेट में बियर्ड रखी, हेयर स्टाइल चेंज किया, पूरा एक मेकओवर हुआ लिटरली, जो हमेशा होता ही है बॉलीवुड आने के बाद, एक बड़ा मेकओवर का एक पैटर्न होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे 2-3 गाने थे जो बहुत सफलता हुई, जिनकी एक गाने का नाम था बाहों में तो आजा, जिसका जो लोगों को बहुत पसंद आया था। यस यस यस। एंड उस एल्बम के बाद मैं यशराज गया था, जो मेरा डेब्यू था, जो मेरी डेब्यू फिल्म थी, जिसका नाम था काबुल एक्सप्रेस, जिसके थ्रू मैं सिंगर भी बना, जिसके थ्रू मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी बना। वो ऐसा हुआ था कि मैं यशराज गया था, यश जी वांटेड टू डू सम इंस्ट्रूमेंटल रीमेक्स ऑफ ओल्ड फिल्म्स लाइक सिलसिला हो गया है, जो भी उनकी फिल्में थी। और वो समाधि अगर वो डील हुई नहीं, समथिंग हैपेंड। बट मैं जब बाहर जा रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि हम एक फिल्म कर रहे हैं जिसके लिए आप व्हाई डोंट यू ट्राई एंड पिच अ सॉन्ग। एंड उस वक्त उन्होंने मुझे एक इंटरनेट पे एक छोटा सा क्लिप दिखाया काबुल एक्सप्रेस का। तो मैं घर गया और मैंने फटाफट से एक गाना बनाया जिसका नाम था काबुल फिज़ा। तो काबुल फिज़ा जब मैं बना के लेके गया तो आदि को इमीडिएटली बहुत पसंद आ गया। एंड I had said कि आदि I've just done this wrong, this dummy vocal, we'll get somebody else to sing it. He said नहीं, ये किसने गाया है vocals? मतलब ये मैंने गाया है, नहीं आप ही की आवाज़ रही। So उस हिसाब से मैं एक सिंगर बना, उस हिसाब से मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर बना। उसके बाद 9 पिक्चर मैंने और की हैं। I opened my own music label in 2009, Raghav Sachar Music. In 2011 I opened my own production house called Raghav Sachar Productions. तो अब धीरे धीरे करके I direct as well now, I direct music videos of my own. तो अब थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो गया।